हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे यशपाल जी की कहानी कुत्ते की पूंछ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम कहानी शुरू करते हैं। श्रीमती जी कई दिन से कह रही थी, उल्टी बयार फिल्म की बहुत चर्चा है, देख लेते हैं तो अच्छा था। फिल्म देख लेने से ऐतराज न था, परंतु सिनेमा शुरू होने के समय अर्थात 6:30 बजे तक दो तो दफ्तर के काम से ही छुट्टी नहीं मिल पाती। दूसरे शो में जाने का मतलब होता है बहुत देर से सोना, नींद पूरी ना होना और अगले दिन काम ठीक से ना कर पाना। लेकिन जब उल्टी बयार को 7वां हफ्ता लग गया तो मान लेना पड़ा कि फिल्म अवश्य ही देख लेने लायक होगी। रात 12:30 बजे सिनेमा हॉल से निकलने पर टांगे का दर्द बढ़ गया। आने दो, आने में कुछ बिगड़ा नहीं जाता, लेकिन टांगे वाले के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा, नहीं पैदल ही चलेंगे, चांदनी रात है, गनीमत से 4 कदम चलने का मौका मिला है। उजली चांदनी में सूनी सड़क पर सामने चलती जाती अपनी बौनी परछाई पर कदम रखते हुए चले जा रहे थे। जिक्र था, फिल्म में कहाँ तक स्वाभाविकता थी, कितनी कला थी। स्त्रियों से भी कला के विषय में बात की जा सकती है, खासकर जब परिचय नया हो, परंतु स्वयं अपनी स्त्री से, जिसे आदमी रग रोए से पहचानता हो, बहस या विचार विनिमय में क्या रस। श्रीमती जी को शिकायत है, मैं सब तरह के लोगों से बहस करता हूँ, उनसे कभी विचार विनिमय नहीं करता, मैं उन्हें किसी योग्य नहीं समझता। इस अभियोग का बहुत माकूल उत्तर है, जिस व्यक्ति से विचारों की पूर्ण एकता हो उससे बहस कैसी। मेरे उत्तर से श्रीमती जी को कुछ दिन तक संतोष रहा कि चतुर समझे जाने वाले पति से विचारों की समता के कारण वे भी चतुर हैं, परंतु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है। इसलिए एक दिन खींच कर बोली, बहस ना सही, आदमी बात तो करता है, हमसे कभी कोई बात नहीं करता। उस समय पति होने का टैक्स चुकाने के लिए अपनी स्त्री के साथ कला का जिक्र कर चांदनी रात का खून हो रहा था, मैं कह रहा था, और वे हूँ कर हामी भर रही थी। अचानक वे बोल उठी, अरे यह देखो। पति पत्नी से कला की बात करने की अपनी समझदारी पर दांत पीस कर रह गया। सोचा, यह बात बहुत हुई, राजा कहानी कहे, रानी जूं टटोले। पत्नी के संकेत से देखा, हलवाई की छोटी सी दुकान थी, सौदा उठ चुका था, बिजली का एक बल्ब अभी जल रहा था। लाला दुकान के तख्त पर चिलम उलटकर दीवार से लगे ऊँघ रहे थे। दुकान के साथ सड़क पर कढ़ाई ईंट के सहारे अड़ी हुई टिकी थी। कढ़ाई मांजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का कढ़ाई में ही सो गया था। कालिक से भरा जूना उसके हाथ में थमा था और उसकी बाह फैली हुई थी। दूसरा हाथ कढ़ाई के कड़े को थामे था। कढ़ाई को घिसते घिसते लड़का ऊँघ गया, फैली हुई बाह पर सिर रख सो गया। एक कुत्ता कढ़ाई के किनारे लगी मलाई को चाट रहा था। मैं परिस्थिति समझने का प्रयत्न कर रहा था। श्रीमती जी ने पिघलते हुए स्वर में क्रोध से कहा, देखते हो जुल्म, क्या 2 बच्चे की उम्र है और रात के 1 बजे तक यह कढ़ाई जिसे वह हिला नहीं सकता उससे मंजाई जा रही है। श्रीमती जी मेरी बाह में बाह डाले हुए हाथ पर बोझ दे कढ़ाई पर झुकी गई थी। लड़के की बाह को हिला उसे पुचकाकर उठाने लगी। लड़का नींद से चाक कर छपाटे से कढ़ाई में जूने के रगड़ लगाने लगा, परंतु श्रीमती जी के पुकारने से उसने नींद भरी आंख उठाकर उनकी ओर देखा। श्रीमती जी बोली, हाय कैसे पत्थर दिल होते हैं जो इस उम्र के बच्चे को इस तरह से बेच डालते हैं। और इस राक्षस को देखो, बच्चों को मेहनत पर लगा खुद सो रहा है। श्रीमती जी बच्चे को पुचकार कर साथ चलने के लिए पुकारने लगी। इस गुल गपाड़े से लाला की आंख खुल गई। नींद से भरी हुई लाल आंखों को झपकाते हुए लाला देखने लगे, पर इससे पहले कि वे कुछ समझें या बोल पाएं, श्रीमती जी लड़के का हाथ थाम ले चली।
फिल्म और कला की चर्चा श्रीमती जी की करुण और क्रोध के प्रभाव में डूब गई। कानूनी पेशा होने के कारण कानून की जिद का ख्याल आया। श्रीमती जी को समझाया, कम उम्र के बच्चों को उसके माँ बाप की अनुमति के बिना इस प्रकार खींच कर ले जाने से पुलिस के झंझट में पड़ना होगा। राजा और समाज के कानून से जबरदस्त होता है स्त्रियों का। पति को बिना किसी हीलो हुज्जत के पत्नी के सब हुक्म मानने ही पड़ते हैं। श्रीमती जी ने अपना कानून अड़ा कर कहा, इसके माँ बाप आकर ले जाएंगे, हम कोई लड़के के भगाए थोड़े ही ले जा रहे हैं। बच्चे पर इस तरह जुल्म करने का किसी को क्या हक है? यह भी कोई कानून है? लाल आंखें झपकाते रहे और हम उस लड़के को लिए चले आए। लाला बोले, क्यों नहीं? कह नहीं सकता, शायद कोई बड़ा सरकारी अफसर समझकर चुप रह गए हों। लड़के से पूछने पर मालूम हुआ कि दरअसल उसके माँ बाप नहीं थे, मर गए थे। उसका कोई दूर का रिश्तेदार उसे लाला के यहाँ छोड़ गया था। दूसरे रोज लाला मकान के अहाते में हाजिर हुए और बोले कि या तो आप माई बाप हैं, लेकिन यह मैम साहब की जाति है। लड़के के बाप की तरफ लाला के 60 रुपए आते थे, वह मर गया। लाला उल्टे अपनी गांठ से लड़के को खिला पहना कर पाल पोस रहे थे। लड़के की उम्र ही क्या थी कि कुछ काम करेगा? ऐसे ही दुकान पर चीज धर उठा देता था, सो मैम साहब उसे भी उठा ले आई। लाला बेचारे पर जुल्म ही जुल्म था। उन्हें उनके 60 रुपए मिल जाते, सूद वे छोड़ देने को तैयार थे, या फिर लड़का ही उनके पास रहता। श्रीमती जी ने बरामदे के फर्श पर जूते की ऊंची एड़ी पटक भौं चढ़ाकर कहा, ऑल राइट। इसके बाद शायद वह कहना चाहती थी, 60 रुपए ले जाओ। परिस्थिति नाजुक देख बीच में बोलना पड़ा, लाला जो भी हुआ अब चले जाओ, वरना लड़का भगाने और क्रूएलिटी टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ निर्दयता के जुर्म में गिरफ्तार हो जाओगे। हाथों के बाहर जाते हुए लाला की पीठ से नज़र उठाकर श्रीमती जी ने विजय गर्व से मेरी ओर देखा। उनका अभिप्राय था, देखो तुम खामोखा डर रहे थे, हमने कैसा सब मामला ठीक कर लिया। तुम कुछ भी समझ नहीं सकते। लड़के का नाम था हरुआ। श्रीमती जी ने कहा, यह नाम ठीक नहीं, नाम होना चाहिए हरीश। लड़के की कमर पर केवल एक अंगोछा मात्र था, शेष शरीर पर था मैल का आवरण। सिर के बाल गर्दन और कानों पर लटक रहे थे। हरीश के शरीर का मैल साबुन की झाग में घुल घुल कर बह गया। वह सांवला सलोना बालक निकल आया। दरवान के साथ सैलून में भेजकर उसके बाल भी छटवा दिए गए। बीशु के कपड़े भी हरीश के काम आ सकते थे, परंतु लड़कों में 4 बरस का अंतर काफी होता है। खैर, हफ्ते भर में हरीश के लिए भी नेवी कट कॉलर की 3 कमीज और नेकर सिल गए। उसके असुविधा अनुभव करने पर भी उसे जुराब और जूता पहनना पड़ा। श्रीमती जी ने गंभीरता से कहा, उसके शरीर में भी वैसा ही रक्त मांस है जैसा कि और किसी के शरीर में। उनका अभिप्राय था अपने पेट के लड़के विशु से, परंतु विशु आखिर पुत्र तो मेरा भी था। श्रीमती जी ने कहा, इस लड़के के भी दिमाग है, यह भी मनुष्य का बच्चा है और इसे मनुष्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है। हरीश कोई अच्छा काम कर देता तो प्रसन्नता के साथ वे मुझे सुनाती। लड़के में स्वाभाविक प्रतिभा है, यदि उसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर सकता। हाँ, उसे मजदूर का क्या नाम था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था। मौका मिले तो आदमी उन्नति क्यों नहीं कर सकता। 4 वर्ष के बच्चों में भी स्थिति का गर्व, श्रेणी विशिष्टता का भाव रहता है। विशु नीची स्थिति के बालक को अपने समान अधिकार जमाते देख, अपनी माँ को उसके सिर पर हाथ फेरते देख और हरीश को अपनी संपत्ति का प्रयोग करते देख ईर्ष्या से खिन्न हो जाता। वह रोनी सूरत बनाकर होठ हिलाकर पर हरीश को मार बैठता। श्रीमती जी को विशु के व्यवहार से गरीबी और मनुष्यता का अपमान जान पड़ता। श्रीमती जी ने गंभीरता से विशु को अन्याय करने से रोकती। हरीश का साहस बढ़ाकर उसे अपने आप को किसी से कम न समझने का उपदेश देती। हरीश बात बात में सहमता, सबकाता, पास बैठने के बजाय दूर रहता। उसकी आंखों में विशु के खिलौनों के लिए लोभ झलकता रहता।
श्रीमती जी उसका साहस बढ़ाकर उसे विशु के साथ समानता के दर्जे पर लाने का प्रयत्न करती हैं। कई दफ़े उन्होंने शिकायत की कि मेरे स्वर में हरीश के लिए विशु की तरह अपनापन क्यों नहीं आ पाता। श्रीमती जी की बहस में कानून का हवाला या ज़रह उपयोगी नहीं हो सकती थी, इसलिए चुप रह जाता। हरीश के प्रति सहानुभूति और उसे मनुष्य बनाने की इच्छा रखते हुए भी मैं श्रीमती जी को अपनी सद्भावना का विश्वास ना दिला सका। हरीश के प्रति उनकी वत्सलता और प्रेम मेरी पहुंच से कुछ ऊंचा ही रहता। श्रीमती जी को शिकायत थी कि हरीश आकर अधिकार से उनके पास ज़रूरत की चीज़ें क्यों नहीं मांगता, क्यों उनके लिए जिद नहीं करता। उन्हें ख्याल था कि इस सब का कारण मेरा भय ही था। एक दिन बुद्धिमानी और गहरी सूझ की बात करने के लिए उन्होंने सुनाकर कहा, पुरुष सिद्धांत और तर्क की लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, परंतु हृदय को खोलकर फैला देना उनके लिए कठिन होता है। सोचा श्रीमती जी को सहृदय होने की सफलता के लिए उन्हें अपने हृदय की विशालता अनुभव करने के लिए मैं सहायता नहीं दे पाता हूँ, यही मेरा कसूर है। एक रियासत के मुकदमे में सोहराब जी का जूनियर बनकर केदारपुर जाना पड़ा। उम्र बढ़ जाने पर प्रणय का आकर्षण तो उतना तीव्र नहीं रहता, पर घर की याद जवानी से भी अधिक सताती है। कारण है शरीर का अभ्यास, समय और स्थान पर आवश्यकता की वस्तु का सहज मिल जाना। घर से बाहर नहीं हो सकता, न निश्चिंतता की ढील का संतोष। केदारपुर में रुकना पड़ा 4 मास। औसत आमदनी से 2.5 गुना आमदनी के उत्साह ने सब असुविधा को परास्त कर दिया। घर से संबंध था केवल श्रीमती जी के पत्र द्वारा, कभी सप्ताह में 1 पत्र और कभी सप्ताह में 2। विशु को जुकाम हो जाने पर 1 सप्ताह में 4 पत्र भी आए। आरंभ के पत्रों में हरीश का जिक्र एक पैराग्राफ रहता था और दूसरे पैराग्राफ में उसकी थोड़ी बहुत चर्चा। सोचा था मेरी गैर हाजिरी में मेरी अनुदारता से मुक्ति पाकर लड़का तीव्र गति से मनुष्य बनने का अवसर पा जाएगा। कुछ पत्रों के बाद हरीश की खबरों की सरगर्मी कम हो गई। फिर शिकायतें मिली कि वह पढ़ने लिखने की ओर मन न लगाकर गली में मैले कुचेले लड़कों के साथ खेलता रहता है। बाद में खबर आई कि वह कहना नहीं मानता, स्वभाव का बहुत जिद्दी, बहुत ढल सुस्त दिमाग का है, हर समय कुछ खाता रहना चाहता है, इसी से उसका हाजमा ठीक नहीं रहता। कर बैठा ही था कि श्रीमती जी ने शिकायत की, सचमुच तुम बड़े अजीब आदमी हो। हम फिक्र में मरते रहे और तुमसे खत तक नहीं लिखा जा सकता था। ऐसी भी क्या बेपरवाही। यहाँ यह मुसीबत की लड़कों को खांसी हो गई, 3-3 बार डॉक्टर को बुलवाना पड़ता। घर में सिर्फ 2-3 नौकर हैं, वो घर का काम करेंगे या डॉक्टर को बुलाने जाएं। इस लड़के को देखो, हरीश की ओर संकेत करके कहा। जरा डॉक्टर बुलाने भेजा तो सुबह से दोपहर तक गलियों में खेलता फिरा और डॉक्टर का घर इसे नहीं मिला। डॉक्टर जमील को शहर में कौन नहीं जानता। हरीश विशु को गोद में लिए श्रीमती जी से सहमता हुआ मेरे समीप आना चाहता था। उस उम्र में भी आदमी इतना चालाक हो सकता, या हरीश को विशु से इतना अधिक स्नेह हो गया था, यह विशु को वह उठाया था कि उसे संभालने रहने पर उसे खाली खेलते रहने के कारण डांटना पड़ेगी। हरीश को देख श्रीमती जी ने कहा, अरे उसे खेलने क्यों नहीं देता? तुझे कई दफ़े तो कहा है कि गुसल खाने में गीले कपड़े पड़े हैं, उन्हें ऊपर सुखाने डाला। हरीश महफिल से यूं निकाले जाने के कारण अपनी कातर आंखों से पीछे की ओर देख तक चला गया। कुछ ही देर में वह फिर आ हाजिर हुआ। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, हरीश जाओ देखो, पानी लेकर खस की टट्टियों को भिगो दो। सुनो, यूं ही पानी मत फेंक देना, स्टूल पर खड़े होकर अच्छी तरह भिगो देना। मेरी ओर देख वह बोली, जिस काम के लिए कहूँ कतरा जाता था, इसे पढ़ाने के लिए स्कूल के एक लड़के को 4 रुपये देने के लिए तय किया था, वह इसे पढ़ाने नहीं आता। मैंने पूछा, श्रीमती जी विशु की कमीज़ का बटन लगाते हुए बोली, खामोखा यह पढ़ता ही नहीं, पढ़ चुका यह, बस खाने की हाय हाय लगी रहती है, कोई चीज़ बचाकर रखना मुश्किल हो गया है। हरीश कमरे में तो न आया, लेकिन दरवाजे से झांक कर भाग गया। वह संदेह भरी नज़रों से कुछ ढूंढ रहा था। फल की टोकरी से कुछ लीचियाँ निकालकर श्रीमती जी ने विशु के हाथ में दी। उसी समय हरीश की ललचाई हुई आंखें विशु की हाथों की ओर ताकती हुई दिखाई दी।
श्रीमती जी खींच गई। हरदम बच्चे के खाने की ओर आंखें उठाए रहता है, जाने कैसा भुक्कड़ है। इन लोगों को कितना ही खिलाओ समझाओ, इनकी भूख बढ़ती जाती है। ले इधर आ। 2 लीचियाँ उसके हाथ में देकर बोली, जा बाहर खेल, क्या मुसीबत है। उसी शाम को एक और मुसीबत आ गई। जो कपड़े हरीश ने सुबह सूखने डाले थे वे हवा में उड़ गए थे। श्रीमती जी ने भन्ना कर कहा, तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूं। वही बात हुई ना कि कुत्ते का गू न लीपने का न पाथने का। अच्छी भला गले पड़ गई, समझाने से समझाता भी नहीं है। इसकी सोहबत में विशु ही क्या सीखेगा। कोई भला आदमी आए सिर पर आकर सवार हो जाता है। स्कूल भिजवाया तो वहाँ पढ़ता नहीं, लड़कों से लड़ता है, अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तुमने उसे लाट साहब बना दिया है। कम जात कहीं अपनी आदत से थोड़ी ही चाहता है। क्या उत्तर देता, बात टाल गया। संध्या समय श्रीमती जी ने विशु को मेरी गोद में बिठा दिया। शायद देखना चाहती थी कि विशु मेरी गोद में कैसे जचता है। हरीश भी दौड़कर आया और मुझसे सट कर खड़ा हो गया। पौज का यो बिगड़ जाना श्रीमती जी को ना भाया। श्रीमती जी चिढ़ गई। बंदर को मुंह लगाने से नोचेगा ही तो। इन लोगों के साथ जितनी भलाई करो उतना ही सिर पर आते हैं। कह नहीं सकता हरीश कितना समझाया और कितना नहीं, पर इतना वह जरूर समझा कि बात उसी के बारे में थी, उसके प्रति आदर की नहीं था। इतना तो पालतू कुत्ता भी समझता है। गले का स्वर ही यह प्रकट कर देता है। हरीश कतरा कर चला गया और मुंडेर पर ठोड़ी रख गली में झांकने लगा। सोच रहा था अपनी बात भी कह सकूं, श्रीमती जी को विरोध भी ना जान पड़े। कहा, जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है। उसे पुचकार कर पास बुलाने में अच्छा लगता है, उसके प्रति दया का संतोष होता है, परंतु जब जानवर स्वयं ही पंजे गोद में रख मुंह का चाटने का यत्न करे तो खींच आती है। श्रीमती जी चिढ़ गई। तो हमने क्या कहा। उन्हें बात पूरी न करने देता तो जाने कितना लंबा बयान और जिरह सुननी पड़ती। इसीलिए टोकर कर बोला, ओहो तुम्हारी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस झगड़े की, सरकार और मजदूरों के झगड़े की। क्रोध की लंबी फुफकार छोड़ उन्होंने जानना चाहा, मैं बहाना तो नहीं कर गया, इसलिए पूछा, सो कैसे। उत्तर दिया, यही सरकार मजदूरों की भलाई के लिए कानून पास करती है, और जब मजदूरों का हौसला बढ़ जाता है, वे खुद ही अधिकार मांगने लगते हैं, तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। श्रीमती जी को विश्वास हो गया कि मैं उनका विरोधी नहीं कर रहा हूँ। बोली, तभी तो कहते हैं कुत्ते की पूंछ 12 बरस नली में रखी पर सीधी नहीं हुई। उस रोज वह लाला 60 रुपए की धमकी दे रहा था, बनिया ही ठहरा। कहीं सूद भी गिनने लगे तो जाने रकम कहाँ तक पहुँचे। इस झगड़े में पड़ने से लाभ। श्रीमती जी का मतलब तो समझ गया, परंतु समझकर आगे उत्तर देना ही कठिन था, इसलिए उनकी तरफ विस्मय से देखकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा। कुछ नहीं। श्रीमती जी झुंझला उठी। उन्हें झल्लाहट थी मेरी किस्मत समझी पर, और कुछ झेप थी जानवर को मनुष्य बना देने के असफल अभियान पर। मैं जानता हूँ बात दब गई, टली नहीं। कल फिर यह प्रश्न उठेगा, परंतु क्या किया जाए। कुत्ते की पूंछ काट लेने पर फिर से जोड़ देना संभव नहीं होता। मनुष्यता का चस्का किसी को लग जाने पर उसे जानवर बनाए रखना भी संभव नहीं है।